अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग आज इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे अपना लेक्चर जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम शुरू किया था मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन पे। अच्छा, इस फ्लो ग्राफ को का ज़िक्र मैंने आपसे किया था कि आप ये नेक्स्ट लेक्चर में इसको अपने सामने बना के रखें, या अगर आप ये लेक्चर देख भी रहे हैं जब, तो इस ग्राफ को जो आपने अपने पास बनाया हुआ है अपने पास सामने रखें, ताकि जो फर्दर हम लोगों ने क्वेश्चंस लिखनी है वो थोड़ी सी आपको आराम से समझ में आ जाए। अच्छा, इस फ्लो ग्राफ की हम लोगों ने इक्वेशंस लिखनी सीखी थी। ये हमारे पास x1 से लेकर x4 तक इनपुट कंपोनेंट्स हैं, और ये इनपुट जब हमारे पास पहली हिडन लेयर के साथ कनेक्ट होती है, तो इसमें जो भी कनेक्शंस हैं, इन कनेक्शंस के जो हर हर कनेक्शन का जो वेट होगा उसको हम डिफाइन करते हैं डब्ल्यू आई जे, और ये सबस्क्रिप्ट में हम फिर के लिखते हैं। ठीक है, आई का मतलब ये आयत इनपुट से जेथ न्यूरॉन तक जा रहा है, या इन जनरल अगर हम किसी भी कनेक्शन के वेट की बात कर रहे हैं, तो अभी तो ये इनपुट से न्यूरॉन के कनेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अदरवाइज अगर न्यूरॉन टू न्यूरॉन कनेक्शन है तो वो आयत न्यूरॉन से लेकर हम जेथ न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, जिसमें जो आयत न्यूरॉन होगा दैट वुड बी इन द लेयर k-1, और जेथ न्यूरॉन वुड बी इन द लेयर k। ठीक है, और सबस्क्रिप्ट में हम फिर k लिखते हैं, और ब्रैकेट्स में लिखने की वजह यह है कि हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं किस इसको, कि ये पावर नहीं है, बेसिकली हम इसमें लेयर का नंबर डिनोट कर रहे हैं। अच्छा जी, हर न्यूरॉन को बेसिकली हम ये जो मतलब हर न्यूरॉन के जो इनपुट पे डिफरेंट कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एक तो ये वेटेड सम्स हैं, उसके साथ फिर बायस भी ऐड हो रहा है, तो उसको इस सम को हम जी आई के का नाम देते हैं। ठीक है, जिस किसी भी kth लेयर के आयत न्यूरॉन में जो वेटेड सम्स हैं सारे, उसको हम जी आई और सब सुपरस्क्रिप्ट में के का नाम देते हैं। ठीक है, और न्यूरॉन की जो आउटपुट है वो डिपेंड करती है कि ये जब इनपुट सिग्नल एक एक्टिवेशन फंक्शन में एंटर होगा तो आउटपुट क्या आएगी, तो एफ ऑफ दिस थिंग। ठीक है, दैट वी विल कॉल इट वाई आई, और सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट में के। अच्छा, तो ये बेसिकली इसकी सारी डिनोटेशंस हैं। जो हमारे पास आउटपुट लेयर है उसमें हम हमेशा एक न्यूरॉन कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर जो हमें इस न्यूरॉन के रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हम लोगों ने वेरिएबल जी आई यूज़ किया है, दैट आई वुड बी इक्वल टू 1 ऑलवेज, और इसी तरह से वाई आई जो सबस्क्रिप्ट में है, और दैट आई वुड बी इक्वल टू 1 ऑलवेज। तो ये सारा का सारा फुली कनेक्टेड नेटवर्क है। इनपुट का हर कंपोनेंट नेक्स्ट लेयर के हर कंपोनेंट के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह से अगर हिडन लेयर्स यहाँ पे जितनी भी हैं, उसमें हर हिडन लेयर जो है वो एक दूसरे के साथ फुली कनेक्टेड होगी, लेकिन एक लेयर में जो न्यूरॉन्स हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे। ठीक है, एंड देयर इज़ नो फीडबैक पाथ, कोई साइक्लिक कनेक्शन नहीं है। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ जो पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट हैं, जिनको हम जो कि हमें शुरू में हम रैंडमली एज्यूम करते हैं और उनके बाद उनको अपडेट करते हैं, दैट आर वेट्स। ठीक है, सारे के सारे वेट्स यहाँ पर हमें कोई 8 वेट्स यहाँ नज़र आ रहे हैं, 4 इधर और 2 इधर। ठीक है, हमने इन सब वेट्स को अपडेट करना है। ठीक है, तो ये जो वेट्स हैं, और इसके अलावा 4 बाइसेस हम यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो ये जो वेट्स प्लस बाइसेस ये हमारे पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट हैं। और मेरा अंदाज़ा ये है कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का तरीका या फिर उसकी वजह कि उसको हम लोगों ने ऐसे रिप्रेजेंट क्यों किया वो देख लिया है। और इस फ्लो ग्राफ की हम लोगों ने कुछ इक्वेशंस भी लिखी थी, और वो इक्वेशंस यहाँ पर हैं आपके सामने। और इसमें इनपुट लेयर की जो इक्वेशन है वो बेसिकली इसमें सारे के सारे वेट्स जो हैं वो एक्स ऑफ 5 से मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पे जिधर भी आपको के नज़र आ रहा है, दैट के वुड बी इक्वल टू 1, बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट इनपुट लेयर। और हिडन लेयर जितनी भी हों उन सब में ये क्वेश्चन ये दोनों इक्वेशंस वैलिड रहेंगी कि वोंट बी इक्वल टू 1 फॉर हिडन लेयर्स। और इस तरह से आउटपुट लेयर में हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट होगा दैट वुड बी इक्वल टू 1 ऑलवेज। और यहाँ पर भी यहाँ पे जो आउटपुट लेयर में जो आउटपुट लेयर के लिए जो वाई की इक्वेशन है वो बिल्कुल यही होगी जो हिडन लेयर में हम लोगों ने लिखी थी। ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा सा ऐसा था कि यहाँ पे जो पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट हैं हमारे पास, जिनको हम लोगों ने
डिटर्मिन करना है टू मिनिमाइज एरर दैट आर वेट्स एंड बाइसेस। तो बेसिकली हम इसको इन जनरल कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इसको थीटा ऑफ n प्लस वन लिख लें या थीटा न्यू लिख लें, फिर थीटा वुड बी रिप्रेजेंटिंग वेट्स एज वेल एज बाइसेस। अच्छा, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो हमारे पास ओल्ड थीटा था उसमें कुछ चेंज हम लाएंगे, वो चेंज दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक लर्निंग रेट, ठीक है, विच शेल बी चोजन वेरी केयरफुली बिकॉज वी डोंट वांट टू ओवरस्टेप द ऑप्टिमल पॉइंट, और उसके अलावा उस पैरामीटर के लिहाज से जो भी हम पैरामीटर डिटर्मिन कर रहे हैं यहाँ पे बायस है या वेट है उसके लिहाज से हम अच्छा इसके जरिए ये फंक्शन होना चाहिए, इस फंक्शन को जो आई एम नॉट श्योर कि इट इज़ क्लियर, लेट मी राइट इट अगेन। ये जो हमारे पास एरर फंक्शन है विच इज़ बेसिकली मतलब एरर स्क्वायर जो कॉस्ट फंक्शन है या लॉस फंक्शन है उसका इंटीग्रल या ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर जो कि हम फाइंड कर रहे हैं, ये इसकी डायरेक्शन के लिए और ये बेसिकली स्टेप साइज है या लर्निंग रेट है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करते हुए कि हम लोगों ने कितना सब्ट्रैक्ट या एडिशन करनी है ओल्ड वेट या बाइस में, सो दैट कि हमें न्यू वेट स्लैश बाइस मिले। तो ये बेसिकली हम यूज़ करेंगे, और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक्चुअली जो वेट्स या बाइसेस हैं हिडन लेयर के, दे कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड वेरी इजीली बिकॉज हमारे पास यहाँ हिडन लेयर्स की इनपुट्स या आउटपुट्स हमारे पास स्ट्रेट अवे अवेलेबल नहीं होती, ठीक है, और ना ही हमारे पास कोई टारगेट आउटपुट होती है, इसलिए हिडन लेयर की जो आउटपुट है उसको हम स्ट्रेट अवे नहीं कह सकते कि ये ठीक या गलत है, क्योंकि हमारे पास उसको कंपेयर करने के लिए कोई रेडिली या कोई अवेलेबल इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। वो जब तक हमारे पास एंड रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम एंड रिजल्ट के बारे में ज़रूर ही कह सकते हैं कि वो डिज़ायर्ड रिजल्ट से कितना करीब या दूर है, लेकिन हिडन लेयर्स की जो आउटपुट होती हैं उसमें ज़ाहिर है हर देयर कैन बी नंबर ऑफ लेयर्स एंड देयर आर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन ईच लेयर, तो किसी भी न्यूरॉन की आउटपुट को हम जज नहीं कर सकते कि आइदर इट इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। और वैसे भी हिडन लेयर्स की जो आउटपुट होती हैं वो मल्टीपल चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, उनके प्रीवियस लेयर से जो उनके पास इनपुट्स आ रही हैं उसके ऊपर भी, और फिर जो फॉलोइंग लेयर है जहाँ पर उसकी आउटपुट न्यूरॉन की जाएगी और इवेंचुअली एरर को अफेक्ट करेगी। तो मतलब हिडन लेयर में थोड़ा सा ये भी इशू होता है कि उसके साथ इंटरकनेक्शंस फिर बहुत सारे और कंपोनेंट्स के होते हैं और पैरामीटर्स के होते हैं, तो ये थोड़ा सा हिडन लेयर का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें फिर ईच एंड एवरी वेट को इस इक्वेशन के थ्रू या वेट और बाइस को इस इक्वेशन के थ्रू अपडेट करना पड़ता है या बैक प्रोपेगेट करना पड़ता है। अच्छा जी, इसकी हम लोगों ने इक्वेशंस लिख ली, ओके। अब हम करेंगे इस तरह से कि जो हमारे पास एक जनरल ये जो कॉस्ट फंक्शन है इसका हम जब ग्रेडियंट कंप्यूट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेट तो वो किस तरह से आता है। कॉस्ट फंक्शन का ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू वेट हम पहले निकालना सीखने लगे कि वो किस तरह से आएगा। तो ये हमारे पास है कॉस्ट फंक्शन, इसका ग्रेडियंट हमने कंप्यूट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस वेट। एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है वेट की, सबस्क्रिप्ट में आई जे और सुपरस्क्रिप्ट में हम इसको लेयर के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास आएगा चेन रूल, ठीक है, और इसको हम लिखेंगे इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर आना चाहिए एरर कॉस्ट फंक्शन, और यहाँ पे हमारे पास आ गया ये चीज़, ठीक है। अच्छा, अब इंडिविजुअली अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखें तो जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z बनता है विद रिस्पेक्ट टू वेट, वो आप लोगों ने करना है। ओके, ये दो जो इक्वेशंस है ना आपके पास, मतलब इनपुट लेयर की इक्वेशन
या हिडन लेयर की इक्वेशन इसे करना है। प्रेफरेबली हिडन लेयर, क्योंकि इनपुट लेयर तो एक ही दफ़ा मतलब ये वाली इक्वेशन तो एक ही दफ़ा इस्तेमाल होती है। बाकी अगर मल्टीपल हिडन लेयर्स हैं हमारे पास तो ये इक्वेशन ज़रा मल्टीपल टाइम्स यूज़ होगी। तो यहाँ ये जो जेड जे के की इक्वेशन है इसको कंसिडर करते हुए ये वाली पार्शियल डिफरेंशिएशन कैरी आउट करनी है, ठीक है। तो जब हम ये कैरी आउट करेंगे we'll come to know that this equation can be represented as this thing, ठीक है। बायस जो है उसके लिहाज से जब मतलब उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल तो वो ज़ीरो हो जाएगा, और चूंकि इसके साथ वेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास ये फैक्टर रह जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास इसके बाद अगला ये दूसरी टर्म है ये वाली। अब इसको देखना है कि ये किसके बराबर है। अच्छा, थोड़ी सी मैथमेटिक्स आसान करने के लिए या इक्वेशंस को आसान करने के लिए इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी सा ज़रा इक्वेशन स्क्वीज हो जाए। चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो हम इसको इस लोकल ग्रेडियंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको फिर हम आगे भी देखेंगे कि इसे कैसे डील करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसको मेन इक्वेशन में दोनों चीज़ों को पुट करें तो हमारे पास जो एरर कॉस्ट फंक्शन का जो ग्रेडियंट बनता है विद रिस्पेक्ट टू वेट उसको हम कह सकते हैं ठीक है। अच्छा, इसी को हम एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो बेसिकली हम ये दो मेथड्स हैं जिनको थोड़ा सा मिक्स करके चला रहे हैं, और इसमें से आपको जो मेथड भी ईजी लगे या जो रिप्रेजेंटेशन ईजी लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो। ओके, अच्छा, ये तो हम लोगों ने वेट्स के लिहाज से देख लिया कि अगर कॉस्ट फंक्शन को वेट्स के लिहाज से हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास जो उसका रिज़ल्ट आता है वो क्या है। अच्छा, ये रिज़ल्ट जो हम निकाल रहे हैं ना ये हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम इसको फिर यहाँ पे पुट कर सकें। जो हम लोगों ने वेट्स की या बायस की अपडेटिंग इक्वेशन है उनको अपडेट करने के लिए जो इक्वेशन इस्तेमाल होनी है, तो ये वाला जो पैरामीटर है ना यहाँ पे जो लर्निंग रेट के साथ आएगा वो बेसिकली ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम कंप्यूट करना चाहें ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू बायस, तो ये हमारे पास है कॉस्ट फंक्शन और इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बायस, और इसको भी चेन रूल के थ्रू अगर हम लिखना चाहें तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपसे इस क्वेश्चन के दौरान ये ज़िक्र किया था कि हम थोड़ा सा मैथ्स को आसान करने के लिए ये चीज़ लिखते हैं। इसका जो एक और तरीका मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि हम इसको भी एक्चुअली फिर से स्प्लिट कर सकते हैं चेन रूल के थ्रू दो पार्शियल डेरिवेटिव्स के प्रोडक्ट के तौर पे। जैसे हम लोगों ने इनिशियली मतलब ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू वेट या ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू बायस करते हुए चेन रूल के तहत इस पार्शियल डिफरेंशिएशन को दो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया था। तो बेसिकली इस चीज़ को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हम आगे देखेंगे, अभी हम सिर्फ इसका एक जनरल तरीका समझ रहे हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास स्प्लिट हो गया दो पार्शियल डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट में, और इसमें भी हम ज़रा इंडिविजुअली देखते हैं कि दोनों टर्म्स इंडिविजुअली किसके बराबर हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास टर्म आती है दूसरे वाली, ठीक है, इसके लिए जो आपने अभी इक्वेशन यूज़ करनी है वो ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, ठीक है। इस जेड जे के की ये वाली इक्वेशन यूज़ होगी और उसको डिफरेंट बायस यानी कि बी सुपरस्क्रिप्ट में के और सबस्क्रिप्ट में जे, और इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे विल गेट 1।
ठीक है, इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू फिगर दिस आउट। और उसके बाद जो हमारे पास दूसरी पार्शियल डिफरेंशिएशन की टर्म है, नहीं इसमें बी जे नहीं है यहाँ पर, अच्छा पहले की तरह जैसे हम लोगों ने वेट की कंप्यूटेशन में किया था, हम यहाँ पर इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और इवेंचुअली दिस इज इक्वलेंट टू दिस थिंग, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ तो हम ऑलरेडी वन कंप्यूट कर चुके हैं, तो ये वाला जो हमारे पास ग्रेडियंट टर्म है विद रिस्पेक्ट टू बायस, वो इसी लोकल ग्रेडियंट के बराबर आएगा। अच्छा, अब ये लोकल ग्रेडियंट जो है ये हम एक्चुअली डिटरमिन करते हैं किस तरह से हैं। और अच्छा, इसको डिटरमिन करने के लिए हम यूँ करेंगे कि पहले हम फाइनल ईयर से स्टार्ट लेंगे, उसको उसके वेट्स को डिफरेंशिएट करेंगे या उसका ग्रेडियंट लेंगे, और फिर हम पीछे की तरफ जाएंगे, क्योंकि बैक प्रोपेगेशन का एल्गोरिथम वर्क ही ऐसे करता है कि हम फाइनल ईयर से शुरू करते हैं और फिर हम फर्स्ट ईयर की तरफ जाते हैं। तो हम इसका एक्सप्रेशन देखने के लिए कि बेसिकली इसे कैसे कंप्यूट किया जाता है, फाइनल ईयर से हम शुरू करेंगे। तो हमारे केस में जो हमारे पास लेयर्स हैं, दे आर 4 इन नंबर, इंक्लूडिंग इनपुट लेयर। तो ओके, तो दिस इज बेसिकली लेयर 1, दिस इज लेयर 2, और ये जो आउटपुट है वी कॉल इट लेयर 3, ठीक है। तो अब हम डिटरमिन करने लगे हैं लोकल ग्रेडियंट। ये देखते हैं कि हम ये मतलब ये किस तरह से डिटरमिन करना है, ठीक है। तो बिल्कुल जो हमारे पास लास्ट लेयर के लिए ये ग्रेडियंट जो होगा दैट वुड बी इक्विवेलेंट, मतलब हमें एम लिखा है टू शो दैट लास्ट लेयर को हम एम का नाम दे रहे हैं। हम इधर फॉर नो लॉस ऑफ जनरलिटी हम इसको इधर 3 भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा हम लोगों ने जो जो भी पहले इसको इस्तेमाल किया है। और ये जो कॉस्ट फंक्शन है दैट इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू एरर का स्क्वायर। अच्छा जी, अब हमें ये चीज़ ऑलरेडी पता है कि जो y ऑफ n है दैट इज़ बेसिकली इक्विवेलेंट टू फंक्शन ऑफ अच्छा, ये जो y ऑफ n है, पहले मैं आपको तो ये बता दूं कि y ऑफ n ये है कि ये बेसिकली ये वो वाला y ऑफ n है जिसके सबस्क्रिप्ट में 1 आएगा, और बिकॉज आउटपुट लेयर में सिर्फ एक न्यूरॉन है, और ये mth लेयर यानी कि लास्ट लेयर का फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ओवरऑल दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस थिंग, ठीक है। अच्छा, इसकी डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जस्ट द वेरिएबल दैट इज बीइंग यूज्ड इन दिस फंक्शन। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। मतलब हम लोगों ने ये जो एक
नोटेशन शो किया हम लोगों ने, बेसिकली इसको डिफ्रेंसिएशन के लिए शो किया। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हो गया लोकल ग्रेडियंट लास्ट लेयर का, ठीक है। और अब इसको यूज़ करते हुए जब हम वेट की कंप्यूटेशन करेंगे, अच्छा अब जो सबसे पहला वेट हम लोगों ने देखना है ना, मतलब दो वेट्स हैं इमिजिएटली जो या जो सबसे पहले देखे जाएंगे वो ये वाले दोनों वेट्स हैं, ठीक है, W11D3 वाला और W21 3 वाला। तो इन जनरल हम इसको लिख सकते हैं WI1, ठीक है। आई जहाँ पर मतलब जो आई बेसिकली इसको शो करेगा, आई की वैल्यू 1 और 2 है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो इसको इस्तेमाल करके हम लोगों ने अब जो वेट्स की अपडेशन के लिए जो एक्सप्रेशन निकालना है, उसके लिए जो वेट यूज़ होगा दैट वुड बी I1 और के। ये बेसिकली अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखो तो ये M-1 यानी कि आउटपुट से बिल्कुल इमीडिएटली पहले वाली लेयर है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आ गया कॉस्ट फंक्शन और इसको हम बेसिकली लिख सकते हैं इस तरह से, और साथ हम लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। ये हमने ऊपर यहाँ से कॉपी की और ये हमारे पास आ गया इसी क्वेश्चन से यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हम अगर बाइस की क्वेश्चंस भी लिखना चाहें तो हम वो भी लिख सकते हैं, कि हम लिख लेते हैं ताकि एक हमारे पास कंप्लीट जो है ना रिज़ल्ट आ जाए। अच्छा, हमने करना यूँ है कि कॉस्ट फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू बायस, विल कॉल इट आई, ओके। और ये kth लेयर विच इज़ इक्वल टू m-1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली k भी यूज़ किया, m भी यूज़ किया है, तो m-1 here इज इक्वल टू k, ठीक है। यस, हम m लेयर को लास्ट लेयर कह रहे हैं, तो बिल्कुल उसे जो इमीडिएटली पहले वाली लेयर है हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। एक मिनट, इसको हम वेरीफाई भी कर लें इज इट करेक्ट और नॉट। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मुझे जो है ना यहाँ पे के बल्कि इतनी कंफ्यूजन बचाने की बजाय यहाँ पे जो है ना लिख देना चाहिए। ओके, इट शुड बी m, ओके इट शुड बी m बेसिकली। हम लोगों ने जो लोकल ग्रेडियंट यहाँ पे निकाला है उसको यूज़ करके हम इस वेट में अपग्रेडेशन करेंगे या इसको अपडेट करेंगे, और ये वाला जो वेट है वो बेसिकली ये वाले दोनों वेट्स होंगे, तो इसके सुपरस्क्रिप्ट में 3 है। तो ये जो लोकल ग्रेडियंट है इसको यूज़ करके हम बेसिकली थर्ड लेयर के जो वेट्स हैं उसको अपडेट कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई चेंज है नहीं, ओके। तो फिर मुझे यहाँ पे भी बेसिकली से के की जगह m लिख लेना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, ओके। अच्छा, इसको हमने जब लिखा तो ये हमारे पास आता है बराबर इसके, ठीक है। और उसको हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, वो इसके बराबर है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों कंप्यूटेशंस के बाद हमारे पास जो जो वेट बेसिकली अपडेट होता है I1 के का, या फिर उसको हम m कह सकते हैं, जो न्यू वेट है बेसिकली इक्वलेंट टू WI1, इसका जो भी ओल्ड वेट था, ठीक है। और उसके बाद म्यू लर्निंग रेट, और ये जो वाला जो एक्सप्रेशन हमारे पास
सारे का सारा आएगा, साथ यहाँ पर वाई आई। अच्छा मैंने नहीं, मुझे सब हर जगह एक ही चीज़ यूज़ करनी चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे के यूज़ किया है तो मुझे यहाँ पे भी के यूज़ करना। अच्छा लेट मी इरेज़ के, मैं इस के को मिटा देती हूँ क्योंकि मैंने अभी तक एम को ही यूज़ किया है, तो बेहतर है कि हम यहाँ पे एम यूज़ करें। अच्छा ये जो है ये यहाँ पर m-1 आएगा, ठीक है। और इसी तरह से जो 22 है न्यू वन, दैट वुड बी इक्वल टू ओल्ड 22, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंस है वो मतलब ये जो वाली टर्म है ना वाई वाई की टर्म, वो 22 में मौजूद नहीं होगी, वो वेट में मौजूद होगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस इन दोनों इक्वेशंस में है। अच्छा जी, इसको अब हम अच्छा ये तो हमारे पास आ गई जनरल इक्वेशंस, ठीक है। अब हम लोगों ने एक जो चीज़ आपको यहाँ बताना चाहूँगी वो ये है कि इन जनरल हम लोगों ने क्या जनरल इक्वेशंस लिखनी है। अब एक पर्टिकुलर वेट की बात करते हैं। ये जो मेरे पास यहाँ पे वेट है, वी कैन टर्म इट एज W22 और मेरे पास ये सेकंड लेयर का वेट है, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर हम W22 की बात करें तो उसकी कंप्यूटेशन कैसे होती है। अच्छा इसका लिखते हुए ना जो मतलब वेट की अपडेशन का जो फॉर्मूला है, अब मैं यहाँ पर लोकल ग्रेडियंट नहीं लिखूंगी, ठीक है। लेट मी गो बैक टू अ स्लाइड जहाँ मैंने आपसे जिक्र किया था। कौन से वाली है, आई गेस ये वाली। अच्छा ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन इस वाले एक्सप्रेशन को मेनली इस चीज़ मतलब एक लोकल ग्रेडियंट का नाम देकर इस चीज़ से रिप्रेजेंट कर दिया था। इट इज़ पॉसिबल कि हम इसको अगेन दो मज़ीद पार्शियल डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट में स्प्लिट कर रहे हैं। तो अब मैं आपको जो W22 की अपग्रेडेशन है उसको निकालने का तरीका बताते हुए इसको थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से सॉल्व करूँगी। और मैं बजाय कि मैं लोकल ग्रेडियंट की टर्म यूज़ करूँ या यहाँ पर मैं इसको मज़ीद दो हिस्सों में स्प्लिट कर लूँगी ताकि एक डिफरेंट तरीके से हमें तो करना आ जाए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि उम, उस तरीके को भी बेसिकली हम देख लें कि वो हमें आसान लगता है कि नहीं। अच्छा हम अभी करने ये लगे हैं कि एरर फंक्शन को कॉस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस वेट ताकि हम इसमें अपडेट कर सकें, ठीक है। और उसके लिए पहले हम इसको स्प्लिट करते हैं दो पार्शियल फ्रैक्शन की के प्रोडक्ट के तौर पे। और जो पहले वाला है जो हम लोगों ने मतलब पहले सीखा था वो तो ये था कि इसको हम Z2 के लिहाज से लिख दें, ठीक है। मतलब ये चीज़ हम लोगों ने पिछली दफ़ा भी की थी, यहाँ तक हमें करना आता है। अच्छा अब इसको हम लोगों ने डेल्टा का नाम दिया था, अब इसको मज़ीद स्प्लिट करके देखने लगे हैं। अच्छा ठीक है चेन, ठीक है। अब हमारे पास जो ये टर्म थी जो कि पहले डेल्टा के तौर पे हम लोगों ने रिप्रेजेंट की थी, उसी को ही दो मज़ीद पार्शियल डिफरेंशिएशन के
साथ के प्रोडक्ट के तौर पे हम लोगों ने लिखा है, तो अब हम लोगों ने यहाँ पर एक फुल फ्लेज चेन रूल को इस्तेमाल किया है कि एक जो डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसको 3 प्रोडक्ट्स के तौर पे लिखा है, ठीक है? अच्छा, इसमें ये वाली टर्म तो हमारे पास इसी तरह से रहती है, ठीक है? या उसको खैर हम मज़ीद एट दिस स्टेज नहीं, लेकिन लेटर देखेंगे कि एरर ये जो कॉस्ट फंक्शन इसके लिहाज से कैसे इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल y22, और इसको हम जब डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे हम वही उसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे जो मैंने आपको पहले बताया था कि y22 बेसिकली द फंक्शन ऑफ z22। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को या इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है? और इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेट्स, तो वी नो कि हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है? अच्छा, अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये जब हम हाथों पे अगर हम इस फंक्शन की जगह ई एन का स्क्वायर लिखें और फिर इस चीज़ को सॉल्व करें, तो विल कम टू नो कि एग्जैक्टली हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो एग्जैक्टली ये वाला होगा, ठीक है? मतलब आपको देख के पता चल रहा है कि लेट मी शो यू है, आपको ये देख के पता चल रहा है कि अगर आप y22 को देखो या इस फंक्शन को देखो तो वो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है? लेट मी कंफर्म कि यहाँ पे y22 ही आना है, एक मिनट। z2 की जो हमारे पास इक्वेशन है, अगर मुझे मिल गया तो अच्छा जी, हमारे पास जो यहाँ पे इक्वेशन है उसमें बेसिकली जो y की टर्म्स है दैट अपीयर्स विद k-1, तो यहाँ पर मेरे पास इधर बेसिकली 1 आएगा, ओके? नाउ इफ आई कंपेयर दिस रिजल्ट विद द रिजल्ट दैट वी डिराइव्ड अर्लियर, जो ये वाला एक्सप्रेशन था, ठीक है? तो बेसिकली ये चीज़ और ये चीज़ एग्जैक्टली सेम है, ठीक है? मतलब म्यू के बाद जो रिजल्ट है हमारे पास, ये वाली चीज़ वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि ये था कि यहाँ पे लोकल ग्रेडियंट की मदद से रिजल्ट निकाला था, यहाँ पे हम लोगों ने चेन रूल की मदद से लोकल ग्रेडियंट को बेसिकली स्किप कर दिया और उसकी उसकी जगह पे दो टर्म्स को लिख कर, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट के तौर पर लिख के उस चीज़ को निकाला। तो इधर वी कैन गो विद दिस थिंग और वी कैन गो विद दिस थिंग। अभी हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे हैं बैक प्रोपगेशन को समझने के लिए, उसमें मैंने इस अप्रोच को यूज़ किया है, ठीक है? अच्छा जी, ये हमारे पास अब एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि आउटपुट तक हम कैसे पहुंचते हैं, और प्लस फिर हम जब हमारे पास एरर फंक्शन आता है तो फिर हम वापस किस तरह से प्रोसीड करते हैं या वापस किस तरह से हम प्रोपेगेट करते हैं, ठीक है? अब इसको ज़रा थोड़ा सा न्यूमेरिकली सॉल्व करके हम समझ लेते हैं। अच्छा जी, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसमें हम 3 लेयर्स कंसिडर कर रहे हैं, एक इनपुट लेयर, एक हिडन लेयर और एक आउटपुट लेयर जिसमें एक ही न्यूरॉन है, ठीक है? तो उसका पहले हम यहाँ मॉडल बना लेते हैं और फिर उसको उसकी आउटपुट निकाल के हम एक वेट को अपडेट करने का तरीका सीखेंगे। अच्छा, x1 है हमारे पास 0.05, ठीक है? दिस इज़ अ फुली कनेक्टेड सिस्टम। यहाँ पे जो वेट 1 फर्स्ट लेयर का, 0.15, दिस इज़ 0.2, दिस इज़ 0.3, this is 0.25,
ये यहाँ बस हिडन लेयर है, ठीक है। और यहाँ पे जो बायस B11 है दैट इज़ 0.35 और यहाँ का जो बायस है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0.35। ये आउटपुट न्यूरॉन है, आउटपुट लेयर है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फोर्स इसके साथ, इस डिनोटेशन के साथ। और यहाँ का जो बायस है दैट इज़ इक्वल टू 0.6, ठीक है। अच्छा, जो एक्टिवेशन फंक्शन इन तीनों न्यूरॉन्स में इस्तेमाल हो रहा है दैट इज़ सिग्मॉइड फंक्शन। उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आई होप यू कैन फिगर आउट। जैसे बेसिकली अगर हम इसको x कह दें तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। हम चूँकि इनपुट के लिहाज से डिफाइन करते हैं, इनपुट हमारा वुड ऑलवेज बी जेड जे के, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अच्छा, ये है हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन फॉर ऑल थ्री न्यूरॉन्स। और जो डिज़ायर्ड आउटपुट हम कंसिडर करेंगे दैट वुड बी, क्योंकि हमारे पास मतलब एक आउटपुट आएगी ना, तो nth इटरेशन की अगर हम बात करें, वी डोंट नीड टू राइट एक्चुअली n हियर बिकॉज दिस इज़ नॉट अ वेक्टर, वी अज्यूम के nth इटरेशन की हम बात करें, तो दैट इज़ 0.01, ठीक है। और हम लोगों ने ओके वेट और बायसेस अपडेट करने सीखने हैं सच दैट के इस हमारे पास ये एक्टिवेशन फंक्शन गिवन है और ये डिज़ायर्ड आउटपुट गिवन है। अच्छा, फर्स्ट लेयर की कैलकुलेशन हम करते हैं। तो हमारे पास अगर इसको आप देखो कि यहाँ पे जो फंक्शन मतलब जैसे कि आपको पता है कि हम अज्यूम करते हैं कि पार्ट ऑफ न्यूरॉन बेसिकली इज अ समर, इज एन एडर, जहाँ पर ये सारे इनपुट्स हैं वो एडअप होते हैं, एंड अदर पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज कंप्राइज्ड ऑफ एन एक्टिवेशन फंक्शन जो उस एडर की आउटपुट को देखते हुए न्यूरॉन की आउटपुट निकालेगा, ठीक है। तो ये जो सारी के सारे वेटेड सम्स एंड बाइसेस हैं ये किस तरह से एडअप होंगे, Z11 हम लिख सकते हैं X1 W11 प्लस X2 W21 प्लस B1, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया 0.3775। और ये जो हम अपना एक्टिवेशन फंक्शन कंप्यूट करेंगे सच दैट एक्टिवेशन फंक्शन कैन बी रिटन इन दिस वे, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 0.5933, ठीक है। इसी तरह से Z2 ऑफ फर्स्ट लेयर, ये मैंने W के सबस्क्रिप्ट में 1 2 लिखा है। अच्छा, Z21 हमारे पास कंप्यूट होके आता है 0.39, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट न्यूरॉन की आउटपुट बनती है, हिडन लेयर का जो दूसरा न्यूरॉन है उसकी जो आउटपुट बनती है वो होगी 0.5963, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों न्यूरॉन्स जो हिडन लेयर के उनकी उनकी आउटपुट आ गई।
अच्छा, आउटपुट लेयर को देखते हैं जिसमें हमारे पास बेसिकली एक ही न्यूरॉन है, ठीक है। इसकी क्वेश्चन लिखेंगे हम इस तरह से। ये हमारे पास आ गया कुछ 1.1355 और एक्टिवेशन फंक्शन में प्लग इन करके ये वैल्यू हम जब आउटपुट निकालेंगे तो विल गेट 0.7569। दिस इज आवर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो डिज़ायर्ड आउटपुट अवेलेबल है उसके साथ हम जब एक्चुअल आउटपुट को कंपेयर करें तो और फिर उसका स्क्वायर भी करेंगे ताकि हम कॉस्ट फंक्शन तक पहुंच सकें। तो जो कॉस्ट फंक्शन है दैट इज़ स्क्वायर ऑफ एरर, और इसको हम लिख सकते हैं कि डिज़ायर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट का स्क्वायर, ठीक है, और वील गेट 0.5579। अच्छा, अब यहाँ पर हमने समझना है कि ये जो हमारे पास पहला वेट है अवेलेबल, हाँ जी, दिस इज W112, दिस इज W212, ठीक है। तो W112 के लिहाज से या इसकी जो अपडेटेड वैल्यू है वो कैसे डिटरमिन करनी है वो ज़रा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, तो जो पहला वेट हम अपडेट करने लगे हैं, ये करना चाहते हैं, दैट इज़ W11, और ये सेकेंड लेयर का वेट है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट फंक्शन। चेन रूल के थ्रू अगर हम इसको स्प्लिट करें तो हमें मिलता है कुछ इस तरह की क्वेश्चन। अच्छा, मैंने आपको ज़िक्र आपसे किया था कि ये जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने लगे इसमें हम लोकल ग्रेडियंट की टर्म यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम जो हमारा ग्रेडियंट है उसको चेन रूल के तहत 3 प्रोडक्ट टर्म्स में स्प्लिट या कन्वर्ट करेंगे, और इसको जो मज़ीद हम लोगों ने स्प्लिट करना है। अच्छा, मैं उसको भी आपको तरीका समझाती हूँ कि अ, ये हम करते किस तरह से, मतलब हमने कैसे ये फिगर आउट किया कि ये इस चीज़ के बराबर लिखा जा सकता है, और होपफुली इस डायग्राम से आपको अच्छा समझ आ जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास 3 टर्म्स आ गई जिनकी मदद से हमने ये चीज़ कंप्यूट करनी है। अच्छा, अब हम लोगों ने ये जो टर्म है इसको इस तरह से लिखा कैसे है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जो बिल्कुल हमारे पास आउटपुट न्यूरॉन है, अगर हम उसको ज़रा प्लॉट करके देखें तो हमारे पास इसमें इनपुट पे एक सिग्नल यहाँ पे आ रहा था, और जो इनपुट सिग्नल बेसिकली था वो, मतलब जो इनपुट सिग्नल था वो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और जो वेट लिंक्ड है इस लेयर के साथ, यानी कि इस कनेक्शन के साथ जो कि इस इनपुट को इस न्यूरॉन तक पहुंचा रहा है, दैट वेट इज डिफाइंड लाइक दिस W11 और सुपरस्क्रिप्ट में 2, और इस न्यूरॉन के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। आई वांट टू
ज़रा इन्हेंस द साइज़ ताकि मैं जो लिखना चाह रही हूँ ना वो आपको अच्छी तरह से नज़र आए। ओके, इस न्यूरॉन के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। एक वो पार्ट है जो कि सारी इनपुट्स को गैदर करता है और एक सम या एडर है बेसिकली जो कि एक सारी इनपुट्स को गैदर करके एक वेटेड सम कंप्यूट करता है, ठीक है? सारे बायसेस भी डालता है बीच में, वेटेड सम भी डालता है और फिर ये जो सिग्नल है ये एक्टिवेशन फंक्शन में जाकर मतलब उसका जो है ना आउटपुट सिग्नल वो जनरेट करता है, ठीक है? और फिर इवेंचुअली यहाँ पर हमारे पास एक डिज़ायर्ड सिग्नल भी अवेलेबल है और इन दोनों के डिफरेंस से एक हमारे पास एरर सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है? और फिर हम उस एरर का स्क्वायर करते हैं ताकि हमारे पास ये फंक्शन बने, ठीक है? अच्छा, अब हम इसको डिफरेंशिएट बेसिकली करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस वेट, ठीक है? दिस इज़ व्हाट वी वांट टू डू और दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है? जैसे कि हमने यहाँ पर देखा ये अगर आप इसको देखो तो एरर फंक्शन को बेसिकली हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं अगर ग्रेडियंट ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस वेट। अच्छा, अब उसको हम जो हम लोगों ने मतलब इक्वेशन लिखी है उसमें हमने जो 3 पार्ट्स में स्प्लिट किया है वो कैसे हम लोगों ने किया है? ये 3 पार्ट्स हैं बेसिकली जिसमें हम लोगों ने इस ग्रेडियंट को इन 3 पार्ट्स में स्प्लिट किया। तो वो कैसे किया है कि पहला पार्ट है कि इस कॉस्ट फंक्शन का ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग, ये पहला पार्ट है और ये यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा ये पहला पार्ट, ठीक है? फिर इसका ग्रेडियंट या पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है? और फिर इसका ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये मैंने 3 लिखा है यहाँ पर और ये चीज़ हमें यहाँ पे नज़र भी आ रही होगी, ठीक है? तो बेसिकली हम लोगों ने इस पार्शियल डेरिवेटिव को इन 3 हिस्सों में स्प्लिट किया है, ठीक है? और हर दफ़ा हम यही करते हैं। ये जो हमारे पास चेन रूल के तहत जो एरर फंक्शन की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एनी वेट है, वो इन 3 हिस्सों में बेसिकली स्प्लिट होती है। तो अगर आपको ये समझ आ जाए तो होपफुली आप किसी भी वेट को अपडेट करने में कोई मसला आपको नहीं होना चाहिए होपफुली। तो ये वाली जो डायग्राम है ना ये ज़रा समझ भी आप लेना और अगर आपके सामने हो तो आपको होपफुली ये जो 3 पार्ट्स हैं ना इसमें स्प्लिट करने का मसला नहीं होगा। अच्छा, अब हमने 3 पार्ट में स्प्लिट कर लिया, हमने तो इंडिविजुअली इन तीनों के अलग-अलग रिजल्ट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है? मसलन जो सबसे पहला पार्ट है यहाँ पे that is differentiation of cost function with respect to y1 2। यहाँ पास एरर फंक्शन है, एरर फंक्शन का स्क्वायर है यानी कि d माइनस जो हमारे पास आउटपुट यहाँ पे आई है उसका बेसिकली स्क्वायर, ठीक है? और मतलब ये हमारे पास एरर आ गया और अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें मतलब बाकी के फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y1 2 तो हमारे पास पीछे बचेगा -1। हमारे पास डी की वैल्यू भी अवेलेबल है, आउटपुट भी हमारे पास अवेलेबल है, तो इन वैल्यूज़ को जब हम प्लग इन करें तो वी गेट 1.4938, ठीक है? अच्छा, ये मतलब पहले पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया। अब जो दूसरा पार्ट है जिसमें y1 2 को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z1 2, तो उसको हम लिख सकते हैं बेसिकली ये अब हमारे पास y12 इस बेसिकली अ फंक्शन, ठीक है? हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है। मतलब इसी इक्वेशन हमारे पास है और वो जो इक्वेशन है वो हमारे पास है
ये। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा एंड पे बताती हूँ कि इसका जो डिफरेंशिएशन का रिज़ल्ट निकलता कैसे है। अभी मैं इसका डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ कि निकलता क्या है, ठीक है? तो इसको हम जब डिफरेंशिएट करते हैं ना इस सिग्मॉइड फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल, तो हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर आता है। होप कि आपको नज़र आ रहा हो। 1 प्लस मतलब ये सिग्मॉइड फंक्शन इटसेल्फ हमें मिला है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस जेड 1 2, ठीक है? और यहाँ पे ये 1 माइनस अब सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है? सिग्मॉइड फंक्शन इटसेल्फ और 1 माइनस सिग्मॉइड फंक्शन। ठीक है? अच्छा, अब हम जब यहाँ पर Z12 की वैल्यूज़ Z12 की वैल्यू हमारे पास है, Z12 की वैल्यू हमारे पास है, Z12 की वैल्यू यहाँ पास कहाँ से आई थी? Z12 की वैल्यू हमारे पास आई थी यहाँ से। Z12 इज इक्वलेंट टू 1.1355, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर मैं 1.1355 डालूंगी तो मेरे पास जो इसका रिजल्ट आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 0.184। अच्छा जी, अच्छा एक एक पार्ट हाँ रह गया हमारा, दैट इज वो जो थर्ड पार्ट है। अच्छा, इक्वेशन मैं लिख रही हूँ ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो। Z12 की पूरी इक्वेशन मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। जो वाइज हैं उनमें आपको नज़र आ रहा होगा कि जो सुपरस्क्रिप्ट है दैट इज़ 1, एक पिछले लेयर का। अच्छा, ये हमारे पास बचता है इस तरह से, और ये भी हम लोगों ने कहीं पे कंप्यूट किया हुआ है। ये जब हम लोगों ने फर्स्ट ईयर की कैलकुलेशंस की थी ना, फर्स्ट ईयर की कैलकुलेशंस यहाँ पे हमारे पास y11 अवेलेबल है वहाँ से। अच्छा जी, तो y11 जो कि हमारे पास अवेलेबल है तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.5933। अच्छा ठीक है, तीनों टर्म्स हमारे पास अब उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ गई। अच्छा, अब पुटिंग देम ऑल टुगेदर, ठीक है? ये तीनों टर्म्स हमने लिखनी और इनका तीनों का जो प्रोडक्ट आता है दैट इज 0.1631, ठीक है? अब जिस वेट की हम बात कर रहे हैं विच इज बेसिकली दिस वेट, अब इसको अगर हमने अपडेट करना है तो उसका जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ओल्ड वन, सॉरी ये अभी तो हमें न्यू चाहिए। ओल्ड वेट माइनस न्यू, और बेसिकली ये जो तीनों टर्म्स हैं हम लोग ओरिजिनली हमारे पास आई कहाँ से थी,
ये हमारे पास आई थी यहाँ से, ठीक है। तो ये जो हमारे पास रेट था दैट वाज बेसिकली इक्विवेलेंट टू 0.4। अच्छा, लर्निंग रेट मैंने आपको शुरू में नहीं बताया, लेकिन लर्निंग रेट वट एवर इट्स वैल्यू इज, और ये हमारे पास आया है 3। तो हाँ, बस ये क्वेश्चन बेसिकली ये बनेगी। अब अगर हम अज्यूम करें, या जो मैंने इसको अज्यूम करके अपने पास रखा है कि अगर लर्निंग रेट इज़ 0.1, एक स्मॉलर वैल्यू है, तो ये जो वेट मेरे पास आएगा यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.1 डाल देने से, दैट वुड बी 0.38369। अच्छा, ये यहाँ पर सब जो है ना नया वेट उसकी वैल्यू आ गई है, एंड इन दिस वे वी कैन कैरी आउट computations to determine these three biases, ठीक है, B12 और B11, B12, और उसके अलावा दीज 5 वेट्स, ये वाले 4 वेट्स और ये वाला जो एक रिमेनिंग वेट है, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं बाकी के तमाम वेट्स और बाइसेस के साथ, ठीक है, के लिए बेसिकली। और फिर उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो ये होता है कि हम लोगों ने जब बाइसेस की और वेट्स की री कैलकुलेशन कर ली, तो उसके बाद फिर हम दोबारा से आउटपुट डिटर्मिन करें और फिर हम देखें कि आउटपुट क्या बराबर आई है डिज़ायर्ड आउटपुट के। अगर नहीं आई तो फिर ये जो बैक प्रोपेगेशन वाला सिलसिला है ये इधर फिर से चलता है, फिर हम आउटपुट कंप्यूट करते हैं और फिर चेक करते हैं। तो बेसिकली ये सिलसिला तब तक चलता रहता है वेट की और बायसेस की तब तक अपग्रेडेशन होती रहती है जब तक हमारे पास आउटपुट डिज़ायर्ड के बराबर या करीब तरीन नहीं पहुंच जाती। ये भी हो सकता है ना कि एक जगह पहुंच के स्टेगनेंट हो जाए, मज़ीद चेंज ना हो वेट्स के चेंज होने से भी, या वेट्स की मज़ीद चेंज ना हो, ठीक है। तो जितना एक इस गिवन नेटवर्क में कैपेबिलिटी है वो उतना हमें आउटपुट के करीब पहुंचा दे। तो ये बेसिकली तरीक़ाकार है। मैंने आपको एक वेट कंप्यूट करना सिखाया और इस तरह से हम बाकी वेट्स या फिर बाइसेस कंप्यूट कर सकते हैं और उनको अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, ये एक छोटी-सी बात जो यहाँ पर बताने वाली है वो ये कि जो सिग्मा की डिफरेंशिएशन है वो कैसे हुई है। वैसे तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो। सिर्फ थोड़ा-सा मैं आपको ये बता दूँ कि अगर हमने इस, क्योंकि अगर मतलब सिग्मॉइड फंक्शन कि हमें डिफरेंशिएशन करनी ही पड़े तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो आप इसको अज्यूम करोगे दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ से आगे जब हम डिफरेंशिएशन कैरी आउट करते हैं और e raised to power माइनस एक्स और फिर -1 दोबारा से, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पास आ जाता है e raised to power माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस e raised to power माइनस एक्स और इसका स्क्वायर। अच्छा, फर्दर इसको हम अब स्प्लिट करेंगे e raised to power माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1, 1 प्लस e raised to power, मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन ख़त्म हो गई है। अब हम ज़रा इसको थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लाने के लिए सॉल्व करें। यहाँ पे भी हम रुक भी सकते हैं बाय द वे, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हम मज़ीद यहाँ से आगे चलें। अच्छा, तो नेक्स्ट हम लोगों ने ये किया कि इसे कुछ स्प्लिट कर लिया, इस तरह से ये चीज़ हमारे पास आ गई और उसके अलावा हमारे पास आ गया यहाँ पर ये चीज़, ठीक है। या दूसरी बात ये भी हो सकती है कि हम इसको लिखते हुए मतलब पार्शली डिफरेंशिएट बेसिकली हम लोगों ने करना है इसको, ठीक है। और वो हम कर सकते हैं इस तरह से, करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान है।
सॉरी, मैं कहना चाहती पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करनी है। अ, इस तरह से अगर हम लिखें तो बेसिकली ये टर्म और ये टर्म अलग करनी है, तो इस तरह से लिखना थोड़ा ज़्यादा आसान है, वरना अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन का प्रोसीजर भी करेक्ट है, लेकिन वो थोड़ा सा फिर टाइम कंज्यूमिंग होगा। अब थोड़ी सी यहाँ पर, हाँ बाकी हम निकाल ही चुके हैं जो फंक्शन हमने ऑलरेडी संभाल लिया, सिग्मॉइड फंक्शन इटसेल्फ और यहाँ पर 1 माइनस सिग्मॉइड फंक्शन। ये थोड़ा सा मतलब इसको याद रखना थोड़ा आसान है। तो ये हम लोगों ने जो डिफ्रेंशिएशन जहाँ पे ज़रूरत पड़ी थी सिग्मॉइड फंक्शन की, तो ये वाली चीज़ जो है वो हम लोगों ने इस्तेमाल की थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारा जो है ना मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का टॉपिक ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर यहाँ से आगे चलेंगे। नॉन लीनियर एडाप्टिव फ़िल्टर ही भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी के अंडर टॉपिक आएगा। जो अब एक नेक्स्ट चीज़ है कि मैंने आप लोगों को है असाइनमेंट दी थी, एक थोड़ा-सा क्विज़ आप लोग इस तरह से प्रिपेयर प्रिपेयर तो नहीं है, ये जो बाकी के वेट्स और बाइसेस हैं ना, ये आप इनको कंप्यूट करें, और बिकॉज़ इट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल लेंथियर टास्क, तो अ, बजाय इसके कि मैं आपको अम, कोई टाइम दूँ और एक नई प्रॉब्लम के ऊपर हम काम करें, आप इसी की तरह बाकी बाइसेस और वेट्स कंप्यूट करने की कोशिश करें। एंड आई विल इंटीमेट यू ऑन इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप कि ये जो सॉल्यूशन होगा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन इंक्लूडिंग ऑल वेट्स एंड बाइसेस, इसको आपने किस वक़्त अपडेट करना होगा, अपलोड करना होगा, सॉरी, ठीक है? तो ये जो वेट्स और बाइसेस की कंप्यूटेशन है, ये आपका बेसिकली एक क्विज़ कंसिडर हो जाएगा। तो दिस इज़ अ चांस फॉर यू कि ये आप थोड़ा-सा टेंशन फ्री होके चूँकि इस क्विज़ को सॉल्व करोगे तो यू कैन गेट इट ऑल करेक्ट, और ज़ाहिर-सी बात है कि फिर थोड़ा स्कोर बेहतर आ सकता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं। आप प्लीज़ ज़रा बाकी वॉइसेस और वेट्स को कंप्यूट करें, मतलब अपडेट करें, और इसको फिर आपने सबमिट कराना है एज़ योर क्विज़। ठीक है जी? अल्लाह हाफ़िज़।